उसने हैरान होकर कहा, मेरे मामा? मेरे मामा मुझसे मिलना चाहते हैं? मगर मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है? गौतम ने अनिका की इस बात का जवाब दिया। अब सच कह रहे हैं या झूठ, वो तो आकर पता चलेगा। उनका फोन आया था। उन्होंने तुम्हारी माँ का नाम दिया और तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि अभी थोड़ी देर में वो घर आएंगे तुमसे मिलने, तो तुम आकर मिल लो उन्हें और खुद ही पता कर लो कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। ये कहकर गौतम ने फोन काट दिया। गौतम की बातें सुनकर अनिका बहुत हैरान हो गई थी। अनिका के पास उसकी माँ की बहुत सारी यादें तो नहीं थीं, बस उसे इतना पता था कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ की एक रिकॉर्डिंग वो बार बार सुनती थी, जिस वॉइस रिकॉर्डिंग में अनिका की माँ स्वाति ने उसके लिए कुछ मैसेज छोड़े थे। उनमें से एक मैसेज बहुत खास था। अनिका की माँ ने उसे कहा था, चाहे कितना भी नाम कर लो, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। तुम कौन हो और क्या कर सकती हो ये लोगों को मत बताना, बस खुद ही याद रखना कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। सालों बाद अनिका की माँ की फैमिली से कोई अनिका से मिलने आया था। अनिका के मन में भी उन्हें मिलने की क्यूरियोसिटी जागी थी। आज तक वो अपनी माँ के किसी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से जो उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, वो भी उसकी माँ की मुंह बोली बहन थी। अनिका ने फोन उठाया और गुलेरिया हाउस के लिए टैक्सी बुक करवा ली। गुलेरिया हाउस। मनीषा और कामिनी को अनिका के नए रिश्तेदारों के बारे में सुनकर ताज्जुब हो रहा था। अचानक कितने सालों बाद अनिका के मामा कहाँ से आ गए? मनीषा ने गौतम से पूछा, क्या कभी स्वाति ने अपनी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं था? गौतम ने कुछ याद करते हुए मनीषा की बात का जवाब दिया। जब हम पहले पहले मिले थे तब मैंने पूछा था। उसने कहा था कि उसकी फैमिली पहाड़ों की उस तरफ रहती है। बहुत गरीब फैमिली से थी वो, और जब से वो फैमिली छोड़कर आई थी उसने दोबारा उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं उसकी फैमिली के बारे में। मनीषा ने गौतम की ये बात सुनकर तुरंत उसे ताना मारा। बिना किसी के खानदान का पता किए शादी करने का नतीजा देख लिया। माँ तो माँ, बेटी ने भी जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। कामिनी सोफे पर लेटकर अंगूर खा रही थी। उसने गौतम से सवाल किया, मगर आज अचानक अनिका के मामा मामी यहाँ क्यों आ रहे हैं? माँ, मुझे तो लग रहा है वो लोग कहीं हमसे आकर पैसों की भीख ना मांगने लगे। दरअसल गौतम को भी यही सवाल कब से सता रहा था। गौतम ने कामिनी के बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, फोन पर वो औरत कह तो रही थी कि अनिका के मामा इस वक्त बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। पहले आ तो जाने दो, देखो क्या बात करना चाहते हैं। मनीषा ने बड़ी ही सख्त आवाज में गौतम से कहा, देखो, पहले ही कह देती हूँ, उन भिखमंगों ने अगर पैसे मांगे तो एक भी रुपया देना मत। जिसके मामा मामी हैं वो ही पैसे दे, हम क्यों दे? मनीषा की इस बात पर गौतम भी भड़क कर बोला, तुम तो मुझसे ऐसी बात कर रही हो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तिजोरी खोलकर उनके सामने रख दिया। गौतम को भड़कता देख मनीषा ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, अब अपना बीपी बढ़ाओ मत। और हाँ, नौकरों से कह दो कि सैनिटाइजर का डिब्बा साथ में ही रखें। पता नहीं कैसे होंगे ये अनिका के रिश्तेदार। कामिनी ने कहा, उनके आते ही पहले मैं उन पर सैनिटाइजर छिड़क दूंगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देंगे। तभी गुलेरिया हाउस की डोरबेल बजी। मनीषा ने कहा, लो भाई, आ गए भिखमंगे। कामिनी दौड़कर किचन में गई और सैनिटाइजर का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई। उसने मनीषा को दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, मैं खोलती हूँ। कामिनी ने दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया, मगर दरवाजे के सामने खड़े शख्स पर नजर जाते ही कामिनी चौंक गई। सैनिटाइजर डालने के बाद जब कामिनी ने देखा कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा था तो वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक ही कामिनी की हंसी निकल गई। अनिका का चेहरा और कपड़े सैनिटाइजर से गीले हो चुके थे। कामिनी ने सैनिटाइजर की बोतल जमीन पर रखते हुए कहा, चलो, आज सैनिटाइजर का सही इस्तेमाल हुआ। अनिका की ओर पीठ करके कामिनी अंदर की ओर चलने लगी। अपने कपड़े साफ करते हुए अनिका भी घर के अंदर आने लगी। अंदर आती हुई अनिका से कामिनी ने कहा, कमाल है, आज तक तुमने अपनी माँ के परिवार के बारे में हमसे कुछ कहा नहीं। हाँ, वैसे भी जो कुछ भी मैंने अभी अभी उनके बारे में सुना, कुछ कहने लायक है भी नहीं उनमें। जैसी तुम हो वैसे ही तुम्हारे परिवार वाले, भिखमंगे। कामिनी की बातें अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं, मगर इस वक्त वो किसी से झगड़ा करने नहीं आई थी।
वो सिर्फ अपनी माँ के परिवार को मिलने आई थी। कामिनी ने अपने हैंडबैग से टिश्यू पेपर निकाले और अपने हाथ पहुंचते हुए अनिका से कहा, पिछले महीने मेरे मामा जापान से मेरे लिए ये हैंडबैग लेकर आए थे। रियल लेदर कस्टमाइज हैंडबैग, जापान के डिजाइनर शोरूम से ली है। कामिनी ने अपने हाथ में पकड़कर बैग हवा में घुमाया। शो ऑफ करते हुए उसने अनिका से पूछा, अच्छी है ना? मैं जहाँ भी जाती हूँ पहले लोग मुझसे मेरी पर्स के बारे में पूछते हैं। तोहफों से पता चलता है कि परिवार वाले एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। आज देखते हैं तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए क्या लाते हैं। अरे हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मामा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे परिवार वाले आज तुम्हारे लिए क्या लाने वाले हैं तोहफे में? हॉस्पिटल का बिल। ये कहकर कामिनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी दरवाजे की ओर से एक आवाज आई, क्या मिस्टर गौतम गुलेरिया यहीं रहते हैं? जैसे ही सबकी नजर दरवाजे पर खड़ी औरत पर पड़ी, सबकी नजर उन्हीं पर जम गई। एक 50 साल की महिला जिसने अपने आप को बिल्कुल फिट और मेंटेन रखा था। ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे 10 साल पहले तक वो फिल्म में हीरोइन के रोल कर रही थी। हाथों की चूड़ियां, गले का नेकलेस देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो कोई मामूली घराने की औरत नहीं थी। उनके हाथ की हैंडबैग कामिनी की हैंडबैग से कम 10 गुना ज्यादा महंगी थी। सबकी नजरों को अपने ऊपर जमी हुई देखकर साइलेंस ब्रेक करते हुए दरवाजे पर खड़ी औरत ने कहा, जी मैं मिस्टर गौतम गुलेरिया से मिलने आई हूँ। अभी अभी मैंने आपसे फोन पर बात की थी। कामिनी और मनीषा ने सोचा था कि जैसे ही अनिका के परिवार वाले आएंगे वो उन पर सैनिटाइजर छिड़ककर उनका स्वागत करेंगे, मगर अंजलि आंटी को देखकर ऐसा कुछ करने की कामिनी की हिम्मत नहीं हुई। कामिनी और मनीषा ने अनिका के परिवार वालों की अपने मन में जो तस्वीर बनाई थी उससे बिल्कुल ऑपोजिट थी अंजलि आंटी। अंजलि आंटी ने अनिका की ओर देखकर कहा, फिर मिले हम। तुम्हें पहली बार देखा था तब से मुझे लग रहा था कि जरूर हम दोनों के बीच में कोई पुराना कनेक्शन है। एंड आई वॉज राइट। अंजलि आंटी को यहाँ देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने अंजलि आंटी से पूछा, आप यहाँ, मेरा मतलब है क्या आप ही ने पापा को फोन करके कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं? आप मेरी मम्मी को कैसे जानती हैं? अनिका के मुंह पर हैरानी देखकर अंजलि समझ गई थी कि अनिका के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अंजलि आंटी ने अनिका से कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ पूछना है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहूंगी, दिस इज डेस्टिनी। कल शाम तुमने जिस आदमी को बचाया था वो तुम्हारे मामा थे। इससे ज्यादा खुशी और ताज्जुब की बात और क्या हो सकती है? मनीषा फटी हुई आंखें और खुले मुंह से बस अंजलि को देखे जा रही थी। जब मनीषा की गौतम के साथ शादी हुई थी तब कई बार उसे लोगों के तानों का सामना करना पड़ा था कि वो गौतम की पहली बीवी जितनी खूबसूरत नहीं थी। इस बात की वजह से मनीषा के मन में अपनी मरी हुई सौतन को लेकर सालों से ईर्ष्या थी। मनीषा एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी परवरिश ना तो रईसी से हुई थी और ना ही बेहद बुरे हालात में। गौतम से शादी करने के बाद उसका उठना बैठना बड़े परिवार की औरतों के साथ होने लगा। मनीषा उन परिवार की औरतों को देखती, ऑब्जर्व करती और धीरे धीरे उन्हीं को कॉपी करने लगी। उनका रहन सहन, उनका पहनावा, बड़े परिवार की बहू बेटियों की सारी आदतों को कॉपी करके धीरे धीरे मनीषा भी उनमें से एक लगने लगी थी। जब मनीषा को पता चला कि अनिका के मामा मामी बेहद गरीब परिवार के थे, तब उसे कम से कम इस बात का सुकून मिला था कि चलो, परिवार के मामले में मनीषा अनिका के माँ से आगे थी। मगर अंजलि की एक झलक ने उसका ये भ्रम भी तोड़ के रख दिया। अंजलि आंटी के गले का खूबसूरत हार देखकर कामिनी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो अंजलि आंटी के पास आई और अपने हाथों से उनके गले के हार को छूने लगी। कामिनी ने कहा, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इतने सारे डायमंड, क्या ये सब असली हैं? इससे पहले कि अंजलि कामिनी की बात का जवाब देती, मनीषा ने कामिनी को जवाब दे दिया, ऑफ कोर्स नकली हैं बेटा। आजकल अपनी औकात से ऊपर दिखने के लिए लोग हर चीज नकली पहनते हैं। और इतना याद रखना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अंजलि आंटी का बचपन एक बेहद अमीर घराने में गुजरा था। उनका परिवार न सिर्फ पैसों से अमीर था, मगर संस्कार और सभ्यता से भी बहुत ऊंचा था। इसलिए किसी भी बात का बुरा मानना ना तो अंजलि की आदत थी और ना ही ऐसी बातों का जवाब देना उसके लिए कोई मायने रखता था। अंजलि आंटी ने गौतम की ओर देखकर कहा,
क्या आप ही हमारे बहनोई हैं, मिस्टर गौतम गुलेरिया? गौतम की आदत थी, अमीर आदमी से बात करते वक्त वो अपना लेवल इतना गिरा देते थे कि किसी ढोंगी पंडित को भी शर्म आ जाए। गौतम को ऐसा लगता था कि ऐसा करने से सामने वाले को ऐसा लगेगा कि गौतम एक बेहद ही शरीफ और डाउन टू अर्थ आदमी है। मगर ऐसा करते हुए गौतम को ये पता नहीं था कि उसके चेहरे की लालच कोई भी अक्लमंद इंसान साफ पढ़ लेता। पहले जो गौतम रुबाब के साथ बातें कर रहा था, उसने अंजलि की चमक धमक देखकर तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया और अंजलि से कहने लगा, यस यस, आई एम गौतम गुलेरिया। आपने मुझसे बात की थी एंड आई मस्ट से आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहीं आप फिल्मों में तो एक्टिंग नहीं करती? गौतम के मुंह से तारीफ सुनकर अंजलि आंटी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उसने गौतम की बात का एक सीधा जवाब दिया, आपकी बात आधी सच है और आधी झूठ। गौतम अंजलि आंटी की बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने फिर से झूठ मूठ हंसते हुए अंजलि से पूछा, जी मैं आपकी बात समझा नहीं। अंजलि आंटी ने गौतम से कहा, फिल्में तो काम नहीं करती, मगर हाँ मैं एक आर्टिस्ट जरूर हूँ। जब ये सारी बातें चल रही थीं, तब अनिका बस अंजलि को देखे जा रही थी। अनिका कभी किसी व्यक्ति से इतना प्रभावित नहीं हुई थी जितनी आज अंजलि से हुई थी। अंजलि ने अनिका के सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर प्यार से देखकर बोली, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, क्या हम कहीं अकेले चलकर बात कर सकते हैं? अनिका ने बिना सोचे उन्हें हाँ कर दी। अनिका अंजलि के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई। जब गाड़ी धुआं उड़ाती हुई गेट के बाहर निकल गई, तब कामिनी दौड़कर गौतम के पास आई और गौतम का हाथ पकड़कर पूछा, डैड कौन थी ये औरत? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।